हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर का ख से खात्मा करने वाले हैं। हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर को जो है एंड करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप सभी बच्चे अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिस्टमेटिक वे के अंदर मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम इस चैप्टर को आज खत्म कर लेंगे। आप लोगों के कमेंट मुझे दिखते रहेंगे। कोई भी बात किसी भी तरह की आपको कहनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। सभी बच्चे बेल आइकन को दबा करके रखें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास पहुंच जाए, या फिर आप कम्युनिटी टैब जो है उस कम्युनिटी टैब के ऊपर जाकर के डेली का शेड्यूल देख सकते हैं कि कौन सी क्लास कब आपको मिलने वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ें अपन। चलिए आज की क्लास को फिर अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो, सब बच्चे आ गए हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए सभी को नमस्कार, राम राम, सत अस्सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और बात, नीचे जो नंबर आ रहे हैं ना, इनके ऊपर कॉल करिए आप 11 से 6 के बीच में, और कॉल करके जानिए कि आपके लिए कौन सा बैच बेस्ट है। ठीक है, अभी कॉल लगा सकते हैं आप चाहें तो, या फिर क्लास के बाद में भी लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात यह है कि जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की, तो समझिएगा एक एक चीज काम की है, क्योंकि एक एक चीज इस चैप्टर में जो भी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं उसी को आज की क्लास में कवर करूंगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन भाई साहब ने, उनके ऊपर सेब गिरा था, उससे उनको पता चला था कि गुरुत्वाकर्षण जैसी भी कोई चीज होती है। अब ये सेब गिरने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको हल्का समझा दूं। हुआ क्या प्यारे बच्चों कि जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब गिरा। केवल सेब गिरने से उनको गुरुत्वाकर्षण का आइडिया नहीं लगा। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दिमाग उनका बहुत अच्छा था, साइंस के बारे में सोचते थे, विचार करते थे। तो उन्होंने बस एक छोटा सा प्रश्न अपने मन में लेकर के आए कि यार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जो है वो इस सेब को अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो वहां से निकल के आया आकर्षण, और उसको उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, पढ़ाई करी, कैलकुलेशन करी, और उसको उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, ध्यान समझिएगा। न्यूटन ने बाद में कहा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत तगड़ी तगड़ी बातें बताई। उसने ये कहा कि केवल सेब और पृथ्वी की बात नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में हर जगह है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको कहूंगा, जो आपको कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिख देना चाहिए, कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो हमारी पृथ्वी पर लगता है ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। गुरुत्वाकर्षण अपने आप में जो है सार्वत्रिक है। सार्वत्रिक का मतलब होता है जो चीज हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है, वो कहलाता है सार्वत्रिक। अब क्या है गुरुत्वाकर्षण? प्रत्येक पिंड, द्रव्यमान का जो एक कोई भी पिंड हो जिसका कुछ द्रव्यमान हो, ये बात समझें। एक सेकंड, मैं डायग्राम को अच्छा बनाना चाहता हूं, एक सेकंड दो। हाँ, तो इन भाई साहब ने क्या कहा, इन भाई साहब ने ये कहा कि इस द्रव्यमान का प्रत्येक पिंड, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे अन्य पिंड को, मतलब जैसे ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, सामने एक और पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है, तो प्रत्येक पिंड जिसका कुछ द्रव्यमान है वो दूसरे पिंड को हमेशा एक बल से आकर्षित करता है, और उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही खास प्रकार का बल है, क्योंकि इसमें हमेशा आकर्षण की ही बात होती है, इसमें प्रतिकर्षण की बात कभी नहीं होती है। आप जानते हो ना, चुंबकीय बल का आपने नाम सुना होगा। चुंबकीय बल में आपने ये देखा है कि N और N जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, S और S जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, N और S एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चुंबकीय बल के अंदर तो प्रतिकर्षण भी देखने को मिलता है और आकर्षण भी देखने को मिलता है। ऐसे आपने स्थिर वैद्युत बल के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा कि प्लस और प्लस जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर आप, माइनस माइनस जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस और माइनस जो है वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि जो आपके बाकी सारे बल हैं जो आपने पढ़े हैं उनमें आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, परंतु ये जो बल है आपके सामने गुरुत्वाकर्षण जिसका नाम है, वो आकर्षण के लिए ही दिया गया है। सब बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं, एकदम एक्टिव बच्चे हैं मेरी क्लास में, देख के बहुत खुशी होती है। सभी बच्चे 160 के आसपास बच्चे हैं क्लास के एंड तक। जब क्लास आपकी पूरी खत्म होगी तब तक भी मुझे पूरे के पूरे बच्चे चाहिए, सारे के सारे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाली है। पहला पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है। कुछ बच्चे आवाज का कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है।
वॉल्यूम का इशू हो रहा है, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, देख लेता हूँ वॉल्यूम को भी। ठीक है, फोकस, डन, ठीक है अब, ओके। हाँ बच्चों, ठीक है, तो आप थोड़ा सा चेंजिंग किए सेटिंग्स के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको आवाज़ वगैरह थोड़ी सी बढ़िया आएगी पहले के कंपैरिजन में। और ठीक है, म्यूट कर दो ना सो, एक मिनट। हम्म हाँ जी, तो ठीक है, अभी टेक्निकल टीम ऑडियो को थोड़ा चेक कर रहे हैं, तो ठीक है, बता देंगे वो जैसा भी है। और अगर लगेगा कि ऑडियो कम आ रहा है तो मैं अपनी कुछ सेटिंग्स में यहाँ पे चेंज कर लूँगा, तो उसके हिसाब से आइडिया हो जाएगा। टेंशन नहीं है ऑडियो की ज़्यादा, आप परेशान मत हो, अभी सॉल्व कर देंगे अपन। आप लोगों ने बोला, हमने सुन लिया, बस हो जाएगा सॉल्व, डरना क्या है। टॉपिक पे आते हैं। तो हाँ, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, और सामने एक पिंड है दूसरा जिसका द्रव्यमान m2 है। आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम को भी आप रखें अपने मोबाइल वगैरह में, ताकि चीज़ें आपको बेहतर सुनाई दें। तो बात यह है कि पहला द्रव्यमान आपके पास है m1, दूसरा द्रव्यमान है आपके पास m2, ये दोनों एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करेंगे। उस बल का जो नाम है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात है कि ये हमेशा आकर्षण का कॉन्सेप्ट पे ही चलता है। मतलब ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिस बल से, उस बल का नाम है प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी बात मुझे और ऐड करनी है, वो मैं ऐड करता हूँ कि हमेशा ये जो बल लगता है ना, वो उस लाइन पे लगता है, उस रेखा पे लगता है जो इन दोनों को जोड़ती है। मतलब ये रेखा है, देखो आप, ये रेखा है जो दोनों पिंडों को जोड़ रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी हमेशा इसी रेखा के ऊपर लगेगा। तो वापस से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा ये है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मतलब ये दोनों जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ये देखना ध्यान से, ये जो m1 है ये m2 को अपने पास बुला रहा है, तो m2 के ऊपर जो बल लग रहा है वो इस तरह से लग रहा है, ऐसे। तो इस बल का नाम क्या होगा? इस बल का नाम होगा F21। क्या नाम होगा इस बल का? इस बल का नाम होगा F21। कमेंट करके बताइए सब कुछ ओके है और आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे क्लास में। थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था बीच में, सॉल्व कर दिया है, अब बढ़िया रहेगा सब कुछ। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, अब सब कुछ है ना? क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये जो F21 है, इस F21 का मतलब क्या है, लिखो, नोट करो। F21 का मतलब है वस्तु दो पर एक के कारण बल। ये टर्म्स को बच्चों एक बार समझ लोगे ना, तो ये हमेशा फिजिक्स में आपके लिए हेल्प करेंगी। F21 का मतलब क्या है? वस्तु दो पर एक के कारण बल। बिल्कुल वैसे ही इस चीज को समझने की कोशिश करें, सेम कॉन्सेप्ट है कि F12 का मतलब क्या है। देखो, ये जो वस्तु 2 है, ये 1 को अपनी तरफ खींचेगी,
तो 1 के ऊपर जो बल लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा और इस बल को हम नाम देंगे F12 और F12 का मतलब होगा वस्तु 1 पर 2 के कारण बल। तो कमेंट सेक्शन में लिखें F12 का मतलब क्या है, वस्तु 1 पर 2 के कारण बल। ठीक है, एकदम खूबसूरत बात है जो मैंने आपको समझाई है, कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को यहां तक, एकदम बढ़िया है। ठीक है, अब समझो कि इन भाई साहब ने एक बात बोली थी। और एक और बात, ये जो बल दिख रहा है ना आपको F21, ये बराबर होगा F12 के, दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे, बस हाँ दिशा में विपरीत होंगे। आप देख सकते हैं कि एक जो है वो बल लगा रहा है 2 पर इधर, और जो 2 है वो बल लगा रहा है 1 पर इधर, तो दोनों दिशा में विपरीत हैं परंतु परिमाण में बराबर है। तो थोड़ा बहुत जो है आपको आइडिया लगने लगा होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। करिए कमेंट और बताइए, फिर मैं आगे समझाता हूं। बहुत सिंपल चैप्टर है यार। अब देखो, अब मैं सिंपल भाषा में बल को F ही बोलने वाला हूं, ठीक है। तो मैं ये F12 और F21 जब बराबर हैं परिमाण में, तो मैं इनको सिंपल F बोलने वाला हूं। अब ये तो दो वस्तु है ना, इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल F है ना, उस गुरुत्वाकर्षण बल F के फॉर्मूले के बारे में भी न्यूटन भाई साहब ने बात की थी, और उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। नोट करेंगे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में, फुल एक्टिव बच्चे चाहिए मेरे को। हेडिंग लगाओ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ध्यान सुनिएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर ये सार्वत्रिक वर्ड का मतलब क्या है। देखो, सार्वत्रिक वर्ड का मतलब यहां पर ये है कि ये जो आपको बल देखने को मिल रहा है ये हर जगह देखने को मिलेगा, पृथ्वी पर भी, चंद्रमा पर भी, जहां जो भी कैसा भी वायुमंडल हो हर जगह, और जहां वायुमंडल नहीं है अंतरिक्ष वहां पर भी। ये बल जितना पृथ्वी के ऊपर काम करता है ये नियम, उतना ही ये चंद्रमा के ऊपर भी काम करता है, उतना ही ये अंतरिक्ष में भी काम करता है, उतना ही ये ब्रह्मांड की हर जगह पे काम करता है। तो जो हर जगह वैलिड है उसको बोलते हैं सार्वत्रिक। तो ये सार्वत्रिक शब्द का बहुत बहुत महत्व है, इसको भूल ना जाना वरना हो जाएगा पंगा। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है, लफ्ज से लफ्ज मिलाकर के सुनिए। सबसे पहली बात, एक एक लफ्ज को ध्यान देना है, वैसे का वैसा लिखना है। ये नियम क्या बोलता है, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। मैं अपने शब्दों में सुधार करके और अच्छे से बोलने की कोशिश करता हूं। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान पिंड प्रत्येक अन्य द्रव्यमान पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, और उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, ये दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है, दोनों एक बल से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आपका सिंपल गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इस नियम ने बताया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो बल है ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अगर छोटा द्रव्यमान होगा, कम द्रव्यमान होगा, तो आपको ये बल कम देखने को मिलेगा, ज्यादा द्रव्यमान होगा वस्तुओं का तो ये बल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आई, आगे बात करते हैं। एक और बहुत बड़ी बात बोली न्यूटन भाई साहब ने कि जितनी दूर आप जाते जाओगे, दो पिंडों के बीच की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी उतना ही घटता जाएगा। जितना पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना कम होता जाएगा। अब एक और बात इन्होंने देखी कि अगर इन्होंने प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल से इन्होंने पता लगाया कि जो बल F है वो बीच की दूरी जो R है, जैसे यहां से यहां तक की दूरी मान लो R है, तो बीच की दूरी R है, तो ये जो बल है ये बीच की दूरी R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब है ये दोनों समानुपाती हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, 36 का आंकड़ा उल्टा, R बढ़ेगा F कम होगा, R कम होगा F बढ़ेगा, ये मतलब है उसका। तो इन्होंने प्रैक्टिकल से ये पाया
कि बीच की दूरी जो है उसके वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, उसकी ये बल जो है व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। और एक तीसरी बात इन्होंने लिखी कि दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा, जो मैंने पहले बता दिया आपको, दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ कमेंट कर रहे हैं वो सभी बच्चे इस बात को लिखेंगे, जो शब्द मैं अब बोलने जा रहा हूं कि आप पूरा लिखना है आपको, ठीक है, पूरा लिखना है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, भले ही आपका 1 मिनट लगेगा बट प्लीज मेरी बात मानो, लिखो, एग्जाम में काम आएगा, कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड का प्रत्येक द्रव्यमान पिंड अन्य दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के, मेरे शब्दों पर जाना, इस नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बात है ना, सब कुछ सिंपल है। तथा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश कार्यरत होता है। लोग कहते हैं साइंस टफ है, साइंस टफ है। क्या टफ है साइंस? आसान तो है। अगर शब्दों को सही तरीके से देखा जाए तो आप लैंग्वेज को खुद ही बना सकते हो। सबको समझ में आ गया? इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करते हैं तो F आ जाएगा समानुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के, और यहां से समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा तो एक नियतांक आएगा, वो नियतांक है कैपिटल G, जिसके बारे में अभी अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में यहां तक आपने सीखा। कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, बढ़िया से क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किस तरह की? बढ़िया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछेंगे, आराम से बताएंगे हमको, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जी के बारे में। तो ध्यान से देखें, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जी क्या भला है, ध्यान समझना। जी का मतलब है यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक। गुरुत्वाकर्षण का, देखो सार्वत्रिक स्थिरांक का मतलब क्या है? सार्वत्रिक वर्ड हर जगह आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्थिरांक पृथ्वी पर भी वही है, हर जगह वही है। तो सार्वत्रिक स्थिरांक बोलते हैं जो हर जगह काम करे। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। 6.67 इंटू 10 की घात -11, 6.67 इंटू 10 की घात -11। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि सर जी ये बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट निकालने का काम तो आप खुद कर सकते हैं। जी को वहीं रहने दीजिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो आर स्क्वायर उधर जाएगा तो F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 नीचे चला जाएगा तो m1 m2 आ गया नीचे। अब यहां से आप देखेंगे तो F की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन आ गया। ठीक है, R की यूनिट क्या होती है? मीटर, क्योंकि R एक दूरी है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय द्रव्यमान है, द्रव्यमान की होती है केजी, तो किलोग्राम का होल स्क्वायर। तो यहां से देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। यह आपको यूनिट देखने को मिलती है कैपिटल जी की। एकदम छोटी बात है, इसको तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बल के बारे में कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जल्दी से कुछ बातें हैं जो सुन लीजिए, और उसको कमेंट सेक्शन में आप पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट इस बल के बारे में यह है कि हमेशा नेचर में आकर्षित होता है, आकर्षण का बल है, इसमें प्रतिकर्षण देखने को नहीं मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का बल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है। दुनिया में बहुत सारे बल होते हैं, ये सबसे कमजोर है, परंतु इसकी परास सबसे ज्यादा है।
क्या बोला मैंने ये कहा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तो ये बात ध्यान रखें कि इस बल की एक खासियत है बहुत बड़ी कि ये जो बल है, इस बल का परास का मतलब होता है रेंज का मतलब होता है कहां तक काम करता है। तो ये अनंत तक काम कर सकता है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है परंतु परिमाण कम है। कमजोर बल है परंतु लग बहुत दूर तक सकता है। अगर एक पिंड यहां रखा और दूसरा पिंड उससे बहुत दूर रखा हो तो भी उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल देखने को मिल सकता है। तो नोट करिए, परास बहुत ज्यादा परंतु ताकत परिमाण बहुत ही कम। ठीक है, तो ये बात है। बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बढ़िया, आगे बात करें। सेकंड पॉइंट सुनिए इसके बारे में। ये है पॉइंट यहाँ पर कि देखिए, जैसे मान लो एक वस्तु के ऊपर, एक वस्तु है उसके ऊपर 4-5 लोग गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं। तो अगर आप उसको वस्तु के ऊपर आपको नेट गुरुत्वाकर्षण बल देखना है तो जितने भी गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर लग रहे हैं उन सभी का सदिश योग कर लीजिए। ये तो बहुत बेसिक सी बात है यार, आपको पता है बल एक सदिश राशि है। तो अगर एक वस्तु के ऊपर 4-5 बल लग रहे हो तो ऐसे केस में आपको सदिश योग करना है। सदिश योग के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वस्तु के ऊपर नेट बल कितना लग रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे कमजोर बल है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बस यहाँ तक का ये पॉइंट यहाँ पे आकर के खत्म होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाएं, यहां तक क्लियर है सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर हम लोग जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही था। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। 4 3 2 1 डन। 4 3 2 डन। एक गिनती कम करी मैंने इधर क्योंकि बहुत छोटा था। चलिए आगे देखते हैं। अब हेडिंग लगाएं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में तो इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि बहुत ही आसान है। आप लोगों ने इसी साल तो पढ़ा है इसके बारे में। देखो समझो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी तो अच्छी बनाओ सर, पृथ्वी अच्छी बनाते हैं चलो। ये पृथ्वी है, ठीक है, धरती माता। इस पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको मैं बोल देता हूं आर ई। आर ई क्यों? आर ई का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या, अर्थ ई के लिए। अब देखते हैं, इसके ऊपर एक वस्तु है, मान लो एम द्रव्यमान की वस्तु है, वो पृथ्वी से एच ऊंचाई पर रखी हुई है। ठीक है, अब समझना, ये पृथ्वी का तल है, उससे एच ऊंचाई पे आपकी वस्तु रखी हुई है। आप खुद ही समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम एकदम आसान है, बस मस्त आपको समझ में आ जाएगा। ये जो वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर दो प्रकार के बल एक प्रकार का बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये वस्तु मेरे हाथ में है, इस वस्तु को मैंने छोड़ा, ध्यान सुनना, वस्तु को मैंने छोड़ा। अगर वस्तु को छोड़ा है तो वस्तु केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करेगी। क्योंकि ये मार्कर मेरे हाथ में, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं तो ये नीचे आ रहा है, किस बल के कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये बात तो मानते हो? तो जब कोई वस्तु केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है तो उसे कहा जाता है मुक्त पतन में। अब ये आपको पता होना चाहिए, मैंने थर्ड चैप्टर में भी आपको सेम चीज पढ़ाई थी और आपको वहां पे याद होना चाहिए। तो जब भी कोई वस्तु केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है तो उसे हम कहते हैं मुक्त पतन। अब आप सोचो, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, तो आपको पता है वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, और अगर आपने किसी मार्कर को ऐसे ऊपर फेंक दिया तो जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका वेग घटता जाएगा। तो चाहे वस्तु ऊपर जा रही हो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, चाहे वो नीचे आ रही हो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, उसके वेग में परिवर्तन तो होगा। नीचे आ रही है तो बढ़ेगा, ऊपर जा रही है तो कम होगा। सही बात है। मतलब जब वस्तु मुक्त पतन में होती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ये त्वरण किसी लिए आया? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगा, इसीलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है और इसे छोटे वाले जी से प्रदर्शित करते हैं। यही बात जो है मैंने आपको समझा दी थी। कब समझाई थी ये बात मैंने आपको समझाई थी जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। और ये वीडियो 1080p में स्ट्रीम हो रहा है, सुपर HD क्वालिटी के अंदर इसकी स्ट्रीमिंग चल रही है। आप अपने YouTube के सेक्शन में जाकर के वहां पे क्वालिटी को हाई कर सकते हैं। हमारी एंड से जो हम डेटा भेज रहे हैं वो 1080p का भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो सबसे पहले इस बात को समझें
कि जैसे अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रही है, इसका मतलब आपकी वस्तु मुक्त पतन में है, पहली बात। और मुक्त पतन में वस्तु का जो त्वरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस वस्तु पर लगने वाले बल को आप दो प्रकार से लिख सकते हो। पहला, आप चाहो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से लिख सकते हो। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से कैसे लिखोगे, F बराबर होता है ma। गति के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, ma। तो आप खुद बताओ मुझे, F बराबर वस्तु का द्रव्यमान कितना है, जो वस्तु नीचे आ रही है उसका द्रव्यमान है m। वस्तु केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आ रही है। तो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आती है तो उसके अंदर कौन सा त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो a का मान किसके बराबर होगा, g के बराबर। तो यहां से F बराबर कितना आ गया, mg। इसको कह दीजिए समीकरण नंबर 1। तो वस्तु पर लगने वाले बल को लिखा गया है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बल को लिखने के दो तरीके हैं, लिख अपन एक ही बल को रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से अगर लिखें तो मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा, समझो। F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लिखना शुरू करें। G, किन दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, आपकी छोटी सी वस्तु m और आपकी बड़ी सी पृथ्वी, जिसका द्रव्यमान मैंने मान लिया कैपिटल M। तो m1 की जगह कौन है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M। m2 कौन है, आपकी छोटी सी नन्ही सी बच्चिया, मतलब आपका एक छोटा सा वस्तु, उसका द्रव्यमान है स्मॉल m, डिवाइड बाय दूरी मतलब दोनों पिंडों के बीच की दूरी। ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी, re प्लस एच। तो ये आ जाएगा re प्लस एच का होल स्क्वायर, कह दीजिए समीकरण नंबर 2। तो आपकी वस्तु पर लगने वाला जो बल है, उस बल को इस तरह से लिखा है। ठीक है, आपकी वस्तु पर लगने वाले बल को इस तरह से लिखा है। हाँ जी, ठीक है, चलिए क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, आगे बढ़े। अब इन दोनों हैं तो एक ही बात, चाहे बल आप गति के द्वितीय नियम से लिखो, चाहे इस केस में जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, बात तो एक ही है। दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो अगर दोनों को बराबर करते हैं, दोनों को बराबर करने पे आएगा mg बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन re प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मेरी बात को समझो प्यारे बच्चों, m से m कट जाएगा, g बराबर आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन re प्लस एच का होल स्क्वायर। और इस बात को समझने की कोशिश करें कि यदि आपकी जो वस्तु है पृथ्वी के बहुत थोड़ी सी ऊंचाई पर है, तो पृथ्वी से जितनी उसकी हाइट है, उसके सामने जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो बहुत ही बड़ी है। पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी, पता है कितनी होती है आपको, 6400 किलोमीटर, इतनी बड़ी है। इसके सामने अगर आप 2-4 किलोमीटर पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सुनो, अगर लिखो यहाँ पे, अगर आपका आरी जो है वो बहुत 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 बड़ा है ऐसे, तो हम एच को आरी के सामने नगण्य मान सकते हैं। तो नगण्य मानेंगे, यहां से स्मॉल जी निकल के आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, इसको भूल जाओ, तो ये बचा आरी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकल करके आया गुरुत्वीय त्वरण का। ये फॉर्मूला किसका निकल करके आया, ये फॉर्मूला निकल करके आया गुरुत्वीय त्वरण का। अब ठीक है, ओके। हाँ जी, तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ में आ गया।
अब ध्यान सुनिएगा, कितने मजे की बात है। अब देखो कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक जिसकी वैल्यू आप जानते हो। कैपिटल एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान जिसका मान भी आप जानते हो, होता है प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया हुआ है। और पृथ्वी की त्रिज्या मैंने आपको बताई थी 6400 किलोमीटर। ये सारे मान जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो स्मॉल जी का मान लगभग निकल के आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो आप बोलते हो ना कि सर 9.8 कहाँ से आया, 9.8 कहाँ से आया, 9.8 कहाँ से आया, वो इधर से निकल करके आया। तो ये फॉर्मूला है, बट याद रखो, याद रखो ये कहाँ। अब आ रही है, लगता है इसके सेल खत्म हो गए। कहाँ से गई थी मेरी आवाज। अच्छा, ट्रांसमीटर की बैटरी